हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं अनीता, आपकी साइंस टीचर। आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई भी अच्छे से कर रहे होंगे। तो आज हम करने जा रहे हैं डीओई की वर्कशीट नंबर 50। साइंस की वर्कशीट है 10th क्लास के लिए। ये है अनुवांशिकता एवं जैव विकास। तो इससे पिछली वर्कशीट थी, उसमें भी हम अनुवांशिकता कर चुके हैं। तो अनुवांशिकता क्या है? विभिन्न लक्षणों का एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में वंशागत होना। जो लक्षण एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाते हैं वो कुछ भी हो सकते हैं। जैसे हाइट है, पेरेंट्स की हाइट इतनी है तो बच्चे की भी हाइट उसी के आसपास होगी। ऐसे ही जो आँखों का कलर है, जो बाल हैं, अगर कर्ली हैं तो कर्ली हेयर बच्चों के होते हैं, या फिर स्ट्रेट भी हो सकते हैं। तो हमने वेरिएशंस भी देखी थी, विभिन्नताएं भी, और अनुवांशिकता भी देखी थी जो पिछली वाली वर्कशीट थी। तो अब उससे आगे हम देख रहे हैं। अब है जनन प्रक्रम का सबसे महत्वपूर्ण परिणाम संतति के जीवों के समान डिजाइन का होना है। समान डिजाइन का, जैसे जो इंसान होते हैं उनके बच्चे कैसे होते हैं? इंसान जैसे ही होते हैं। और अगर कोई डॉग है तो डॉग का बेबी कैसा होगा? डॉग जैसा ही। ऐसा नहीं होता कि उसका बेबी कैट जैसा हो जाएगा। तो इसमें क्या है कि जो डिजाइन है उनके वो एक जैसे ही रहते हैं, जिससे हम पता लगाते हैं कि ये संतान किसकी है। अब है अनुवांशिकता के नियम, इस बात का निर्धारण जिसके द्वारा विभिन्न लक्षण पूर्ण विश्वसनीयता के साथ वंशागत होते हैं। तो क्या है कि जिससे कि जो लक्षण है वो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक आगे बढ़ते जाते हैं। तो ऐसे ही अब जैसे हमें यही पता चला कि जो एनिमल है, हम पता लगा लेते हैं किसी भी छोटे बेबी को देख के भी, एनिमल के भी, कि ये उसका बेबी है। इंसान का बेबी अलग दिखता है। तो ऐसा क्यों होता है? अनुवांशिकता की वजह से होता है, क्योंकि सारे लक्षण क्या हैं? जो माता पिता के लक्षण हैं वो अगली पीढ़ी में यानी कि संतान में कैसे पहुंचते हैं? अनुवांशिकता द्वारा पहुंचते हैं। और वो कौन पहुंचाता है? जो गुणसूत्र हैं और डीएनए हैं उनके द्वारा पहुंचते हैं। वो हम पिछली वाली वर्कशीट में कर चुके हैं। अब है आगे वंशागति लक्षण। शिशु में मानव के सभी आधारभूत लक्षण होते हैं, फिर भी यह पूर्ण रूप से अपने जनकों जैसा दिखाई नहीं पड़ता तथा मानव समष्टि में यह विभिन्नता स्पष्ट दिखाई देती है। अब वो ये कि जो शिशु है, शिशु में मानव के सभी आधारभूत लक्षण, मतलब कि बॉडी का स्ट्रक्चर ऐसा ही होगा, आँख, नाक, हाथ, पैर सब ऐसे ही हैं, लेकिन फिर भी विभिन्नताएं दिखाई देती हैं। जो वो कैसी विभिन्नताएं? जैसे कि जो माता पिता के बाल हैं, कभी ऐसा होता है कि कर्ली हैं लेकिन बच्चे के स्ट्रेट हैं, कलर चेंज होता है और आँखों का रंग चेंज है। और जैसे चिन माता पिता की है वो जो सिंपल चिन है जैसे सबकी होती है थोड़ी, लेकिन जो एक डिम्पल चिन भी होती है जिसमें बीच में एक छोटा सा गड्ढा होता है, तो उस टाइप की है जो डिवाइड हो रखी होती है। तो ये सब क्या है? ये विभिन्नताओं में आते हैं कि जो चेंजेस देखने को मिलते हैं आगे की जनरेशन में। अब है स्वतंत्र एवं जुड़े कर्पपाली मानव समष्टि के पाए जाने वाले दो परिव्रत हैं। ये क्या है? स्वतंत्र एवं जुड़े कर्णपाली। ये क्या है? जो ईयरलोब होती है हमारी, इसे हम एक बार डायग्राम से देख लेते हैं। आप जैसे इस वाले डायग्राम में देख रहे हो, ये क्या है? ये विभिन्नताएं हैं जो पाई जाती हैं मानव में। तो इनमें है, पहला क्या है? हेयर। आपको दिख रहा है ना कि इसके हेयर कैसे हैं? गोल्डन कलर के। ये कैसे हैं? ब्राउन कलर के, या फिर ब्लैक भी हो सकते हैं, कोई भी हेयर कलर हो सकता है। तो ये भी क्या है? ये भी विभिन्नताओं में आता है। दूसरा है स्किन कॉम्प्लेक्शन होता है, जो डार्क है, किसी का फेयर है, ब्रिटिश है, ये भी क्या है? विभिन्नताओं में ही आता है। और ऐसे ही आई बॉल का कलर है, इधर ग्रीन है और इधर ब्राउन है, और ब्लैक भी होता है, ब्लूइश भी होता है। अब जो हमने इसमें देखा कर्णपाली जो है वो ईयर लोब वाला, तो यहाँ पे इस वाले डायग्राम में आप देख रहे हो कि जो इस वाले ईयर की जो ईयर लोब है ये यहाँ पे इतनी निकली हुई है, यहाँ पे फ्री है थोड़ी, और ये कैसी है? ये यहाँ पे अटैच है, बहुत थोड़ा सा गैप है। तो ये भी क्या है? विभिन्नताओं में ही आते हैं। तो ये जो बात कर रहे हैं ये ईयर लोब वाली बात कर रहे हैं, जो कर्णपाली वाली है। तो आगे हम देख लेते हैं। तो क्या है यहाँ पे? ये क्या है? स्वतंत्र एवं जुड़े कर्णपाली, जो अभी दिखाई थी, जो ईयर लोब हैं, कुछ अटैच होती हैं और कुछ थोड़ी फ्री होती हैं। समष्टि में, मानव समष्टि में पाए जाने वाले दो परिव्रत हैं। परिव्रत मतलब विभिन्नताएं होती हैं, जो वेरिएंट्स हैं, जो वेरिएशंस पाए जाते हैं। इसमें आंखों का रंग भी हो सकता है, और भी जैसे अभी दिखाए वो सब हो सकते हैं। अब है, ये क्या है? अनुवांशिकता के जनक हैं। ये है ग्रेगर जॉन मेंडल। इन्होंने क्या किया था? अनुवांशिकता के जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक लक्षण कैसे पहुंचते हैं, क्या है, ये बहुत ही बड़ी खोज थी। इससे पहले किसी को नहीं पता था। खोज तो पहले से भी चल रही थी, बहुत वैज्ञानिक कर रहे थे, लेकिन ये क्या थे? ये अपने वैसे ही वैज्ञानिक नहीं थे, खोज नहीं करते थे। ये क्या थे? एक चर्च के फादर थे, जो
लेकिन इनकी जो खोज थी वो बाकी साइंटिस्ट से बहुत ऊपर निकल के आई, क्योंकि इन्होंने सब कुछ क्लियर कर दिया था कि कैसे कैसे लक्षण आगे पहुंचते हैं। तो देखते हैं कि इन्होंने ये जो अपना एक्सपेरिमेंट था कैसे किया था। अब है अनुवांशिकी पर अपने कार्य के लिए मटर के पौधे का चुनाव के कारण। इन्होंने जो अपने एक्सपेरिमेंट किए थे वो किए थे मटर के पौधे पर। मटर के पौधे को जो उसका जो साइंटिफिक नेम है, जो वैज्ञानिक नाम है, वो है पाइसम सटाइवम। पाइसम सटाइवम, ये आपको याद करना है। उस पे इन्होंने अध्ययन किए थे उसके लक्षणों के, जो स्थूल रूप से दिखाई देते हैं। स्थूल रूप से दिखाई देते हैं मतलब जो हमें बाहरी तौर पर दिखाई देते हैं, अंदर अंदर की बात नहीं कर रहे हैं, जो हमें बाहर से अपनी आंखों से दिखाई देते हैं, वो वाले लक्षणों का इन्होंने अध्ययन किया और उसके ऊपर ही आनुवांशिकता के ये पूरे नियम बना दिए। अब है मेंडल ने मटर के पौधे का चयन निम्नलिखित गुणों के कारण किया। अब इन्होंने मटर के पौधे का ही चयन क्यों किया? तो इसमें है, पहला है मटर के पौधे में विपर्यासी विकल्पी लक्षण स्थूल रूप से दिखाई देते हैं। अब इसमें क्या है कि इसमें बहुत सारे लक्षण स्थूल रूप से दिखाई दे रहे थे। ये किसी इंसान के ऊपर तो कर नहीं सकते थे, क्योंकि इंसानों का क्या था, इनकी उम्र इतनी नहीं है, ये कितनी जनरेशन देख लेते। अगर ये दो लोगों को ऐसे लें कि उनकी संतान में लक्षणों को देखें तो फिर उनकी संतान में देख पाएंगे बस। तो रिसर्च तो इनकी इतने सालों तक पेंडिंग हो जाती, क्योंकि बच्चे इंसान के तो इतने टाइम में बड़े होते हैं, फिर दूसरी जनरेशन तब स्टार्ट होती है। तो इसलिए इनको कुछ ऐसा चाहिए था जो जिसका लाइफ स्पैन बहुत छोटा हो, लाइफ साइकिल बहुत छोटा हो और जल्दी जल्दी जो ग्रो भी करे और उसकी जो संतान की उत्पत्ति है वो भी जल्दी हो। तो इसलिए इन्होंने चयन किया था जो मटर का पौधा है इसका। अब इसका दूसरा है, इनका जीवन काल छोटा होता है। ठीक है, तो इसीलिए क्या था, क्योंकि इनका जीवन काल छोटा है, 3-4 महीने में अच्छे से ये ग्रो कर जाते थे। अब है नंबर 3 पॉइंट है, सामान्यतः स्वपरागण होता है परंतु कृत्रिम तरीके से परागण भी कराया जा सकता है। स्वपरागण क्या होता है? जो एक ही पौधे के जो फूल हैं वो आपस में ही अपने जो पोर जो वो होते हैं उसको आपस में ही क्या करते हैं, एक दूसरे को पॉलिनेशन करके, ये स्वपरागण होता है, जो आपस में ही एक दूसरे को फर्टिलाइज कर लेते हैं। परंतु कृत्रिम तरीके से भी परागण भी कराया जा सकता था, क्रॉस वाला भी कराया जा सकता था और सेल्फ वाला भी कराया जा सकता था। तो इसलिए भी इन्होंने इसका चयन किया। नंबर 4 है, एक ही पीढ़ी में अनेक बीज बनते हैं। इन्होंने देखा कि एक ही पीढ़ी में अनेक तरह के बीज बन रहे थे, बहुत सारे कैरेक्टर्स वाले, तो इसलिए इन्होंने इसको चूज किया जिससे कि स्टडी में आसानी हो। अब है इससे आगे लक्षणों की वंशागति के नियम, मेंडल का योगदान। तो मेंडल का योगदान क्या था लक्षणों की वंशागति नियम में? मानव में लक्षणों की वंशागति के नियम इस बात पर आधारित हैं कि माता एवं पिता दोनों ही समान मात्रा में आनुवांशिक पदार्थ को संतति शिशु में स्थानांतरित करते हैं। संतति मतलब शिशु, जो बच्चे हैं उनमें। तो क्या है इस नियम में कि जो माता है और पिता है दोनों ही क्या है, समान मात्रा में अपने आनुवांशिक पदार्थ जो जीन होते हैं वो ट्रांसफर करते हैं, स्थानांतरित करते हैं। इसका अर्थ यह है कि प्रत्येक लक्षण माता से और पिता के डीएनए से प्रभावित होता है। तो इसका मतलब क्या है कि जो प्रत्येक लक्षण आ रहा है माता से भी आ रहा है और पिता से भी आ रहा है, तो उसमें क्या है, किसी से भी प्रभावित वो हो सकता है, किसी का भी एक का लक्षण वो हो सकता है। अतः प्रत्येक लक्षण के लिए प्रत्येक संतति में 2 विकल्प होंगे। तो ये बोलना चाह रहे हैं कि जैसे जब कॉम्बिनेशन होता है तो उसमें क्या है, दोनों साइड से जो जीन आ रहे हैं, इधर माता, जैसे अगर आई कलर हम देखें, जो आंखों का रंग है, तो ये माता के जीन है, इधर ये पिता का जीन है, तो माता की आई कलर है, ये पिता का आई कलर है। ठीक है, तो जो डोमिनेंट होगा वो वाला कलर बच्चे का होगा। ऐसे ही यहाँ बालों का जीन हो गया, ये भी। तो जो दोनों दो ऑप्शन होते हैं, वही बोल रहे हैं कि 2 विकल्प होते हैं संतति में। तो आगे देख लेते हैं। अब है मटर के पौधे के 7 विकल्पी लक्षण। इनके पास कितने हैं? 7 विकल्पी लक्षण हैं। अब कौन कौन से हैं? पहला है बीज का आकार, गोल हो सकता है या झुर्रीदार। एक तो बिल्कुल गोल हो गया और दूसरा कैसा हुआ, जो थोड़ा सिकुड़ा हुआ होता है, सिमटा हुआ, थोड़ा सा श्रिंक, झुर्रियां पड़ा हुआ। फिर दूसरा कैरेक्टर है इसका बीज का रंग, पीला भी हो सकता है और हरा भी हो सकता है। अब आप देख रहे हो यहाँ पे ये दिया हुआ है प्रभावी लक्षण है, जो प्रभावी विशेषक, मतलब जो लक्षण प्रभावी होगा। अब प्रभावी का क्या मतलब है कि जैसे 2 लक्षण है, एक पौधे का है हरे रंग का है, जो बीज है गोल है, और ये कैसा है, पीले रंग का है। दोनों प्रभावी लक्षण है ना। तो अगर पीले रंग का है और दूसरे वाले का कैसा है, हरे रंग का है, तो जो प्रभावी विशेषक है, मतलब जो
आगे जनरेशन में जो पौधा आएगा, जो इसके बीज द्वारा पौधा उत्पन्न होगा, उसके कैसे होंगे बीज का रंग? येलो कलर का होगा, पीले रंग का, क्योंकि प्रभावी क्या है? पीला है, जो डोमिनेंट करता है, दूसरे वाले को वो दबा लेता है। ऐसे ही गोल और झुर्रीदार हैं तो डोमिनेंट करेगा गोल वाला, तो ये क्या है? जो आगे जनरेशन में जाएगा वो गोल वाला जाएगा। अगर दोनों ही झुर्रीदार हैं, दोनों ही कैसे हैं? झुर्रीदार हैं, तो झुर्रीदार ही जाएगा। दोनों हरे हैं तो हरा ही जाएगा। लेकिन अगर ऑप्शन में एक पीला और एक हरा है तो पीला ही जाएगा। क्यों? क्योंकि पीला उन्होंने क्या स्टडी किया? प्रभावी विशेषक। ये उन्होंने कई सालों की उनकी स्टडी थी, उसके बाद इन्होंने बताया कि ये प्रभावी विशेषक हैं, ये प्रभावी लक्षण हैं जो डोमिनेंट करते हैं। आगे है फूलों का रंग। पहला है बैंगनी, दूसरा है सफेद। बैंगनी क्या है? इसमें प्रभावी विशेषक है। तो सेम कंडीशन, अगर बैंगनी और सफेद दो तरह के फूलों वाले मटर के पौधे हैं तो कौन सा प्रभावी होगा? बैंगनी वाला। तो आगे की जनरेशन में जो जाएगा वो कौन सा जाएगा? बैंगनी वाला, क्योंकि वो प्रभावी है। ऐसे ही अक्षीय और अंत्य। अक्षीय और अंत्य का क्या मतलब है? जब फूल कहाँ होंगे? यहाँ पे होंगे अंत में, बिल्कुल लास्ट में होंगे जब, और यहाँ बीच में भी हो सकते हैं, तो ये भी एक टाइप है। फिर उससे नीचे देखें तो क्या है? अब है फली का आकार। जो मटर की फली है उसका आकार, ये है फूली हुई होती है, और ये कैसी है? सिकुड़ी हुई। तो हमने भी देखा है, एक तो मटर का जो फली होगी वो ऐसी होगी, उसके बीच में दाने ऐसे होंगे, ठीक है, और दूसरी कैसी होगी? उसकी शेप कुछ इस टाइप की होती है कि जैसे जैसे मटर के दाने होंगे वो वहां से उसके उभार होते हैं, जैसे इसमें मटर का दाना है इसमें। तो ये भी क्या है? फली का आकार के पीछे भी ये क्या हुआ? ये भी एक टाइप बना। फिर है फली का रंग, हरे रंग और ये पीला रंग। तो जो डोमिनेंट वाला है, प्रभावी है, वो कैसा है? हरे रंग वाला। फिर उससे आगे है पौधे की ऊंचाई। जो लंबा पौधा है वो डोमिनेंट कैरेक्टर है, जो लंबाई उसकी ज्यादा है, और ये कैसा है? बौना। ये कैसा है? रिसेसिव, जो दबा हुआ होता है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये क्या है? एक प्रभावी लक्षण होता है कोई भी। जैसे कि हम ये भी देखते हैं कि अगर किसी एक मदर है और फादर है, तो किसी एक की जो आईज है उसका कलर है ब्लैक और दूसरी वाली आई का कलर है कैसा? ब्राउन है। तो जनरली जो देखा जाता है, आई कलर जो होगा वो ब्लैक ही होता है, क्योंकि ब्लैक क्या है? प्रभावी है, मोस्टली वो ही देखने को मिलता है, ब्राउन रेयरी आता है। जैसे अब ऐश्वर्या राय है, उसकी भी जो आईज का कलर है वो है ब्लूइश ग्रीन है, और जो अभिषेक बच्चन है उसका ब्राउन या ब्लैक ऐसा कुछ। तो जो उनकी बेटी है आराध्या बच्चन, उसका ब्लू और ग्रीन नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि वो प्रभावी लक्षण नहीं है, तो वो बहुत ही रेयर किसी संतान में पहुंचता है। तो अब हम इसके क्वेश्चन आंसर देख लेते हैं। तो पहला इसका क्वेश्चन है, अनुवांशिकता को परिभाषित कीजिए। तो अनुवांशिकता की परिभाषा आप यहां से लिखेंगे। ये है विभिन्न लक्षणों का एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में वंशागत होना। क्या है? अनुवांशिकता है। अब दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। दूसरा इसका क्वेश्चन है, मेंडल ने किस पौधे पर अपना प्रयोग किया? तो इसमें आप लिखेंगे बी ऑप्शन, मटर के पौधे पे किया। सेकंड पार्ट है इसका, इस पौधे का वैज्ञानिक नाम क्या है? इस पौधे का वैज्ञानिक नाम आपने यहाँ पढ़ा है पाइसम सटाइवम। पाइसम सटाइवम ये इसका वैज्ञानिक नाम है। तीसरा क्वेश्चन है, मानव समष्टि में पाए जाने वाले दो परिवर्तों के नाम बताइए। दो परिवर्तों के नाम बताने हैं। तो वैसे तो कई होते हैं, पर यहाँ पे आपको स्पष्ट रूप से दिया हुआ है जो उत्तर है वो है स्वतंत्र एवं जुड़े कर्णपाली मानव समष्टि में पाए जाने वाले दो परिवर्त हैं। कौन से हैं? स्वतंत्र एवं जुड़े हुए कर्णपाली। जो ईयर लोब होती है नीचे वो जुड़ी हुई, और जो स्वतंत्र होती है फ्री फॉर्म में होती है। तो ये क्या है? इसके दो परिवर्त हैं, तो आप यहाँ से लिखेंगे। अब है क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4, कारण बताइए क्यों मेंडल ने मटर के पौधे को अपना प्रयोग के लिए चुना। तो आप इसके कारण यहाँ से लिखेंगे। ये है क्या कारण था कि पौधे को क्यों चुना था? निम्नलिखित कारणों की वजह से। पहला आप ये वाला लिखेंगे क्योंकि इसमें बहुत सारे ऑप्शन थे, लक्षण इसके बहुत सारे दिखाई देने के लिए थे जो इस पे आप स्टडी कर सकते थे जिस पे मेंडल। और सेकंड है इनका जीवन काल छोटा होता है। थर्ड ये, फोर्थ ये। तो आप इनको इस वाले आंसर में इनको लिखेंगे। ठीक है, तो आशा करती हूँ आपको ये वर्कशीट समझ में आई होगी। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग।